Good morning. Now, this is the next video for the chapter Probability, Class 11. An experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that come up. Describe the following events. मतलब दो डाइस फेंकने हैं, आपको याद होगा दिस थिंग वी हैव डन इन क्लास 10th ऑल्सो। हम कैसे बनाते हैं बेटा? सबसे पहले 1 1 लिख लेते हैं, साथ में फिर 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, फिर पूरी लाइन में 2 लिख के 1 2 3 4 5 6 इसमें 36 ऑप्शन आ जाते हैं। और वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। फॉलोइंग इवेंट्स कौन कौन से हैं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सम इज ग्रेटर देन 8, जिसका सम ग्रेटर देन 8 है, मतलब हमारा ग्रेटर देन 8 कौन सा सम होगा? 3 6 4 9 4 5 5 4 6 3 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6। These are the numbers which are greater than 8। टू अकर्स वही लिखा हुआ है, 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। टू अकर्स ऑन आइदर डाइस। इसका मतलब ये होता है या तो फर्स्ट ऑप्शन प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे टू आ रहा हो। टू या तो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा हो या फिर सेकंड प्लेस पे आ रहा हो। मतलब 1 2 में भी 2 आ रहा है सेकंड प्लेस पे, 2 1 में पहली प्लेस में, 2 2 में दोनों जगह आ रहा है, 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 2 4 2 5 2 6 2। द सम इज एटलीस्ट 7, मतलब कम से कम 7 या एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। और जो सम होगा वो डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। एटलीस्ट 7, 7 तो होना ही चाहिए, 7 से ज़्यादा भी सम हो सकता है। 7 से ज़्यादा सम हमारे पास टोटल सम आ सकता है 12, 6 + 6 12, मतलब एटलीस्ट 7, 7 तो होना ही चाहिए। 7 8 9 10 11 12, और साथ में जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल भी होगा। तो पहले हम सारे वो नंबर्स लिख लेते हैं जो कि 7 से बड़े सम आएगा। कौन कौन से होते हैं बताओ? 7, एटलीस्ट 7 का मतलब होता है 6 1 1 6, 7 हो गया। 5 2 2 5, ठीक है। फिर 3 4 4 3, सारे 7 आ रहे हैं। उसके बाद कोई नहीं है। उसके बाद बारी आती है हमारी 8 की। 8 में आता है 2 6 6 2, ठीक है। अब देखो इनका सम डिविजिबल बाय 3 नहीं है ना, इनमें से कोई भी नहीं है। 7 7 7 7 7 8 8, हमें पता है 3 के टेबल में कौन कौन सा आता है। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, मतलब हमने 9 वाले का सम लिखना है और 12 वाले का सम लिखना है। बिकॉज बाकी जो हैं वो 7 से जिनका सम 7 तो है, 7 से ज़्यादा तो है, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ना 7 है, ना 8 है, ना 10 है, ना 11 है। तो मैंने कौन से ऑप्शंस लिखे हैं? 9 और 12 वाले। 3 6 4 5 5 4 6 3 6 6। ये मैंने पहले सारे के सारे डिफाइन कर दिए, ABC सेट्स। विच इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको भूल गया होगा पिछला। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अगर दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। उन दोनों में जब भी कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स दोज टू सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं अगर ए और बी देखूं तो इसमें 1 2 2 1 2 2 2 3 किसी कुछ भी इसमें सेम नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। लेकिन ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, पहला ही 3 6 आ रहा है, 4 5 भी है उसमें, ठीक है ना, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन बी और सी अगर हम देखें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी कॉमन चीज नहीं है। बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब वो पूछ रहे हैं ए और सी, इसमें 3 6 कॉमन आ रहा है, 4 5 कॉमन आ रहा है, 5 4 कॉमन आ रहा है,
6 3 कॉमन आ रहा है, 6 6 कॉमन आ रहा है, इसीलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आ गया समझ में? टू डाइस, क्वेश्चन नंबर 6, टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस फेंकेंगे तो पहले वही टेबल बनाना पड़ेगा जो मैंने अभी सिखाया। इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज, उन्होंने ए बी सी इवेंट्स को पहले समझाया है। गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, ये सारे इवन है, ये वाली लाइन पूरी इवन है फर्स्ट डाइस पे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे के सारे तीन कॉलम्स जो हैं वो हमारे इवन नंबर्स ऑन द फर्स्ट डाइस है। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, ऑड नंबर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 लाइंस है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। सी है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से कम, 5 से 5 या 5 से कम मतलब क्या होगा, 1 4 2 3 3 2 4 1, 3 1 2 2 3 1, 1 2 2 1 1 1, मतलब 5 से कम सम होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ये बताया, ए कौन से हैं, 2 की लाइन, 4 की लाइन और 6 की लाइन। बी में ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, 1 की, 3 की और 5 की। सी में क्या है, जिनका सम, जिनको दोनों को सम करके सम 5 या 5 से कम आए, 1 1 1 2, मैंने आपको सिखाया 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 1 1 4 5 आ रहा है, 2 3 5 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है, ये सारे मैंने डिफाइन कर लिए। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड ए डैश। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था ए डैश का मतलब होता है जो यूनिवर्सल सैम्पल स्पेस है, हमारी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट सारे हटा दिए जाएं तो जो बच जाएंगे वो हमारा ए डैश होगा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाए तो कौन कौन से बचेंगे, 1 2 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1, बिकॉज इसमें सारे इवन वाले हैं, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6, बिकॉज पहले वाले में जो इवन है, जो बच गई तीन लाइनें कौन सी थी, ये वाली, ये तीनों लाइनें ए डैश में आ जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब जो ए डैश है और जो बी है वो दोनों सेम आएंगे ना, ये ऑड है, ये भी ऑड वाली लाइनें हैं पहली, ए डैश और बी दो सेम सेट्स आएंगे। चलो आगे देखते हैं। नॉट बी, नॉट बी का मतलब डैश, इसका मतलब हमने बी में कौन से लिए थे, पहली लाइन सारी ऑड की थी, तो नॉट बी का मतलब क्या हुआ, 2 1 2 2, ये लाइनें आएंगी, 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सारे सेट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो हमने लिख लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस। ए और बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, मतलब जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। और मैं आपको बता दूं ए वाले एलिमेंट्स जो थे वो सारे के सारे इवन नंबर वाली लाइंस थी, बी में सारे के सारे ऑड नंबर वाली लाइंस हैं। अगर हम सबको मिला लें तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा जो हमने पहले बनाया था टेबल, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए एंड बी का मतलब होता है कॉमन, आपको पता है ए वो थे जिसमें पहले सारे इवन थे, बी वो थे जिसमें ऑड थे। तो पहले ए कौन से हैं, ए कौन से हैं, ये लाइन 1 2 3, और ऑड कौन सी हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना बच्चे। अब इनमें कोई कॉमन चीजें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ए एंड बी
आर नो कॉमन एलिमेंट, तो सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। हाँ जी मैम, हाँ जी बेटा नहीं आया। नहीं मैडम, वो अभी चला गया, थोड़ी देर पहले ही गया है। हम्म। नहीं वो आ जाएगा, चंदन के साथ में आ जाएगा, बोल दिया था उसने। हाँ हाँ, बच्चे रुके थे ना यहाँ पे, चंदन भी रुका था, भवकीरत भी रुका था, तो उसके साथ आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, उसके साथ ही आ जाएगा। ओके। ए बट नॉट सी, ए है लेकिन सी नहीं है, इसको बेटा ये भी कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस सी। इसको ए बट नॉट सी को ए माइनस सी भी कहते हैं। मतलब अगर हम सी में से, ए में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर दें, ए में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर दें, कौन कौन से एलिमेंट माइनस हो सकते हैं, 2 1 माइनस हो सकता है, 2 2 माइनस हो सकता है, 2 3 माइनस हो सकता है, और 4 1 माइनस हो सकता है। बाकी के सारे एलिमेंट्स ए वाले आएंगे। कौन कौन से माइनस हो जाएंगे बेटा, ध्यान से सुनो। इस 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1, इनमें से कौन से माइनस हो जाएंगे बच्चे, हमारे पास जो माइनस हो जाएंगे वो है 2 1 2 2 2 3। ये चार एलिमेंट्स हम इसमें से नहीं लिखेंगे। एक हम नहीं लिखेंगे, 2 1 नहीं लिखेंगे, 2 2 नहीं लिखेंगे, 2 3 नहीं लिखेंगे, और एक हम 4 1 नहीं लिखेंगे। बाकी हम 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 लिखेंगे। ये एक सेट में से सी के एलिमेंट्स को हमने हटाना है, माइनस करना है, नॉट बी है। बी और सी, बी और सी का मतलब होता है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स रिपीटेशन, बट आप देख रहे हो इसमें से ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं, और 3 1 3 2 भी रिपीट हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये सारे लिखेंगे, ये सारे के सारे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद जो 2 1 2 2 2 3 भी हम लिखेंगे, और 4 1 भी इसमें लिखेंगे। जो रिपीट हो रहे हैं दोबारा उसको नहीं लिखते, और जो छूट जाएंगे उनको लिखते हैं। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन सी। ए और सी का, सॉरी, बी और सी का मतलब होता है बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन, रिपीट कोई नहीं करने। बी एंड सी का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन सी। कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, और 3 1 3 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, हम लिखते हैं 1 1 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 3 1 3 2। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं बी और सी में, जिसको हम लोग कहते हैं बी एंड सी।
सी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट्स को हटा देना और जो बाकी बच जाएं वो लिख देना। ये सारे सेट्स वाली चीजें ही हैं। यूनिवर्सल सेट ये है आपका, इसमें से आपने 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 ये सारे एलिमेंट्स हटा दो और जो बच जाएंगे वो आपने लिखने हैं। फर्स्ट लाइन में से 1 5 1 6, सेकेंड लाइन में से 2 4 2 5 2 6, थर्ड लाइन में से 3 3 3 4 3 5 3 6, फोर्थ लाइन में से 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और फिफ्थ लाइन और सिक्स लाइन आपने पूरी लिखनी है इसमें सी डैश में। आगे समझ में? अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कोशिश करना, नहीं आए तो प्लीज आस्क में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली, अभी क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन को देखते ही हमने जो सेट्स बनाए हैं हमने ये बताना है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। क्या ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? इनमें कोई एलिमेंट्स हैं कॉमन? नहीं है, इसलिए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बिल्कुल सही, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एग्जॉस्टिव वाले क्वेश्चन बहुत कम है हमारी बुक में, एनसीईआरटी में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बिकॉज इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला दें, ए और बी के एलिमेंट्स को अगर मिला दें और वो अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो उसे एग्जॉस्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव। ए और बी के एलिमेंट्स को अगर हमने मिला के ये सेट बन रहा है, यस बन रहा है, क्योंकि इसमें ये 3 लाइंस यूज हो रही हैं ए में, बी में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ लाइन यूज हो रही है, इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ए इज इक्वल टू बी डैश, अब अभी मैंने आपको बताया था, तो पढ़ाते टाइम ये बताया था कि जो बी डैश के एलिमेंट्स आए हैं वो किसके बराबर है? ए के बराबर। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया था ए और बी डैश इक्वल है। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि 2 1 2 2 2 3 और 4 1 इसमें कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्या ए और बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है, क्योंकि ए और बी डैश के एलिमेंट्स तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसलिए वो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आगे समझ में? वेरी गुड। अब हम लेते हैं 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स, क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स को अगर टॉस किया जाए तो पहले हम उसके सैंपल स्पेस लिखते हैं। क्या सिखाया था हमने? पहले तीनों हेड्स लिखते हैं, फिर लास्ट में टेल, वो टेल बीच में आ जाती है, वो टेल आगे आ जाती है, फिर 2 टेल्स लगाते हैं, फिर उन 2 टेल्स को आगे पीछे टेल हेड टेल 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 हेड एंड ऑल द 3 टेल्स विल बी देयर। इसमें 8 ऑप्शंस आ गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑप्शंस आ गए। अब हमने इसके ये 3 कॉइन्स को टॉस किया था, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमने इसमें से ये बताना है, इन्हीं सैंपल स्पेस में से हमने अपने आप एग्जाम्पल सेट करनी है और ये बताना है कि कौन से सेट्स बनाएं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं। मान लो मैंने एक सेट ए बनाया जिसमें सिर्फ केवल हेड्स आ रहे हैं, ओनली हेड्स, और एक सेट बी बनाया जिसमें सिर्फ टेल्स आ रहे हैं। ना ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा ना, इसमें ऑल हेड्स, 3 हेड्स। A is a event having 3 heads, exactly 3 heads. B is a event having 3 tails, exactly. ये मैंने खुद डिफाइन करे हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए एम्प्टी सेट है, इसीलिए A and B are mutually exclusive events. 3 events are mutually exclusive, exhaustive. मैंने क्या किया, अपने आप डिफाइन किया पहले एक सेट। वैसे एक बात बता दूं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी चलो हमने रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपने आप से एक सेट बनाया ए जिसमें सिर्फ टेल्स आ रही हैं, बी सेट लिया जिसमें सिर्फ एक हेड, एग्जैक्टली 1 हेड,
HTT, THT, TTH एग्जैक्टली वन हेड। C वो है जिसमें एटलीस्ट दो हेड है। एटलीस्ट दो हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम दो हेड, दो या दो से ज्यादा, तीनों हेड, फिर दो हेड, दो हेड, दो हेड, गेटिंग टू हेड्स। अगर मैं A और B को लूँ तो मेरे पास A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं B और C लूँ तो मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं A और C लूँ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बिकॉज इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। A इंटरसेक्शन B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, B इंटरसेक्शन C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A इंटरसेक्शन C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। और अगर मैं A यूनियन, इसका मतलब क्या हो गया, थ्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, तीनों इवेंट्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो मेरे 8 एलिमेंट्स वो बन जाते हैं जो सैंपल स्पेस में है। TTT 2 3 4 5 6 7 8 एंड दैट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस S। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो था ही तीनों इवेंट्स, साथ में वो एग्जॉस्टिव भी हो गए। समझ में आ गया? ये मैंने आपको एग्जाम्पल खुद बनाने की एग्जाम्पल समझाई है। 16.3 एक्सरसाइज आज हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। जितने भी इवेंट्स हैं अगर हम उन सब की प्रोबेबिलिटी को लें और उनका सम करें तो उनका आंसर हमेशा 1 आता है। जितने भी इवेंट्स हैं उनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लें और उनका प्लस करें तो उनका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा वो प्रॉपर्टी के बेस्ड पे है। उन्होंने आपको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी है। आपने क्या करना है, उन प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करके देखना है। अगर वो आंसर 1 आ रहा है पहली बात, दूसरा वो आंसर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ना 0 से छोटी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और 1 से बड़ी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, वो कभी भी नहीं आनी चाहिए। हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 से छोटी और 1 के इक्वल ही आनी चाहिए। ये आपने खुद क्वेश्चन करना है। वो ये कह रहे हैं कि ये दी हुई प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबल हैं या नहीं। आप क्या करोगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करके देखो, जितने इवेंट्स हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4, अगर उन सबको प्लस करने के बाद आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो दी हुई प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दो बार कॉइन को टॉस किया गया। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर, वन टेल अकर। हमारे पास क्या है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर, कम से कम एक टेल आनी चाहिए। एच टी, टी एच, टी टी, एक या एक से ज़्यादा। इवेंट आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय टोटल इज 4। ठीक है बेटा, अब हम लेंगे अ डाइस इज थ्रोन। डाइस में कितने ऑप्शंस होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे को पूछा गया प्राइम नंबर विल अपीयर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5। प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 3/6 यानी कि हाफ। अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 भी आ सकता है, 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या आया, 3 4 5 6, 4/6। थर्ड ऑप्शन क्या है, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 भी आ सकता है और लेस देन 1 तो होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1, 1/6। अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। आपको पता है डाइस के ऊपर 6 से ज़्यादा नंबर तो होता ही नहीं है, तो हमारा एम्प्टी सेट है, मतलब हमारे पास जीरो प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, मैंने पहले वाला बता दिया, इम्पॉसिबल है। क्या था, नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 6 से कम कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 5/6। ठीक है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ 52 कार्ड्स।
तुम्हें पता है हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। 13 आपके 13 कार्ड्स आपके क्लब के होते हैं जो ब्लैक होते हैं। 13 आपके स्पेड होते हैं, वो भी ब्लैक होते हैं। 13 आपके डायमंड होते हैं, वो रेड होते हैं। 13 आपके हार्ट होते हैं, वो भी रेड होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 52। सब में एस, एस कहते हैं ए को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन एंड किंग, 13 कार्ड्स होते हैं। How many elements or points in the sample space of 52 होते हैं। 52 कार्ड में 52 एलिमेंट्स हैं, 52 उसके सैंपल स्पेस है, 52 उसके पॉइंट्स हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड का एस एक ही होता है, 1/52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड एस। एस हर एक में है, क्लब में भी है, स्पेड में भी है, डायमंड में भी है, हार्ट में भी है। तो हमारे पास 4/52 कटिंग करेंगे। ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक कार्ड इज 26/। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? उसके बाद बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की। A fair coin with one mark on one face and six mark on the other। मतलब अब ध्यान से सुनो, एक कॉइन है, फेयर कॉइन है, एक फेस के ऊपर 1 लिखा है, दूसरे फेस पे 6 लिखा है। बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एंड अ फेयर डाइस आर बोथ टॉस्ड। डाइस भी टॉस किया और कॉइन भी टॉस किया। कॉइन में 1 है और 6 है, एक तरफ, दूसरी तरफ 6 है, और डाइस में 1 2 3 4 5 6 है। फाइन, पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। इसका 1, इसके 1 को हम लोग डाइस के सारे ऑप्शन के साथ में लिखेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर इस 6 1, इसका 6, बाकी डाइस के 6 1 6 2 6 3 6 4, ऐसे हम एच और टी लिखते हैं ना, वैसे हमने इसमें 6 और 1 लिखना है। The probability that the sum of the numbers that sum up turn up to be 3, sum 3 है और sum 12 है। इसमें फेयर कॉइन्स में 1,6 है और डाइस में 1 2 3 4 5 6 है। तो मैंने कैसे लिखा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास? 12। अब सम 3 है। सम 3 किस में है? 1 2 में भी 3 है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, 1/12। आगे क्या है? सम टर्न्स टू बी 12, एक ही ऑप्शन है, 6,6, 1/12। दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज रिवाइज दिस 16.1, 16.2 and 16.3 till question number 5, and then we'll continue tomorrow with the next video session. Thank you.